Hello everyone, so welcome back once again in the series of ISRO previous year question paper detailed discussion. This is our class number 23rd. In our previous video, we have discussed up to 56 number question. That paper was LPSC ISRO Liquid Propulsion System exam date 4 March 2018. So today we are going to discuss from question number 57 to onward up to question number 75. So let's start today video. So what is the first question today? So this video will be fully contains of numerical questions, all workshop calculation science question in this video, so you have to watch very carefully. So let's start the video. Question number first, 57 number, 0.03x plus 0.02 equal to 0.02x minus 0.06, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अपने पीडीएफ के माध्यम से। हमें क्या दिया गया है, 0.03x प्लस 0.02 बराबर 0.02x माइनस 0.06। तो 0.02x को हम क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे और 0.02 को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पर पक्षांतर करना है, एक दूसरे को स्थानांतरित करना। तो 0.03x इधर आपका ऐसे, इधर 0.02 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इधर 0.02 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 0.03x में से 0.02x घटाएंगे तो 0.01x बचेगा। ठीक, इधर माइनस 0.06 और माइनस 0.02 मिलकर माइनस 0.08 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.08 अपान 0.01। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव ऊपर भी, 2 अंक बाद दशमलव नीचे भी, दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, माइनस लगा हुआ है तो इसलिए माइनस में आंसर आपका आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x बराबर -8 यहाँ से निकल के आ जाएगा। करना क्या था, क्वेश्चन आपका बड़ा ही सिंपल था। आपको x वाले जो भी आपके यहाँ पर पद थे उनको एक तरफ कर लेना था, x को एक तरफ, और जो भी आपकी ये गिनती वाले पद थे चर थे इनको क्या, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करना था, सॉल्व करना था। x की वैल्यू कितनी आ गई, -8 निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 58 नंबर क्वेश्चन। ये स्प्रिंग ऑफ 40 mm, फ्री लेंथ इज कंप्रेस्ड टू 16 mm, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन परसेंटेज। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोई 40 mm की हमारी एक फ्री लंबाई की स्प्रिंग थी, हमने इस पे कंप्रेशन फोर्स लगाया, संपीड़न बल लगाया, तो इससे क्या हुआ, इसकी जो लंबाई है उसमें 16 mm की क्या हो गई, मीन्स कंप्रेशन आ गया। 16 mm लंबाई इसकी क्या हो गई, कम हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। तो हमें पता लगाना है कि इसकी लंबाई में कितने % की मीन्स कंप्रेशन हुआ। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो 58 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि 40 का x% कितना है, 16 है, मीन्स 40 mm हमारी इनिशियल लेंथ थी। अब उसमें x% क्या हुआ, कंप्रेशन किया गया, x% उसकी लंबाई में कमी हुई, और यही x% किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो जब हम 40 का x% निकालेंगे तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे x% से, परसेंटेज के स्थान पे 1/100 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि परसेंटेज बराबर क्या होता है, 1/100 होता है, तो परसेंटेज के स्थान पे हमने 1/100 लिख दिया। तो 40 को x/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, 16 × 10/4। तो यहाँ से 16 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4:10 मीन्स कितना निकल के आ जाएगा, टोटल हमारा 40% निकल के आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आप देख पा रहे हैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 निकल के आएगा। वैसे भी अब आप देखना चाहें, अपना उत्तर वेरीफाई करना चाहें तो 40 का जब आप 40% निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ जाएगा। तो मीन्स हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक, तो 40 mm कोई स्प्रिंग की लंबाई थी, अगर उसमें 16 mm क्या होता है, कंप्रेशन होता है, उसकी लंबाई में कमी होती है, तो कितने के बराबर है, ये 40% के बराबर है। ठीक, वैसे 4 चौके 16 मीन्स 40 का 40% कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक, अगर हम 40 का 20% निकालें, भाई ऑप्शन से सॉल्व करें तो 40 का 20% कितना आएगा, ये आपका 8 आएगा। 40 का 60% कितना आएगा, तो 4 छक 24 मीन से कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 4 छक 24 अगर 6% निकाले तो 2.4 आ जाएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बी सही हो जाएगा 40%। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। A steel plate of 800 into 1400 mm is to be drawn a scale of 1:20. What will be the length in the drawing?
कोई हमारी 800 गुणे 1400 mm के एक स्टील की प्लेट है, इसको 1:20 के स्केल में हमें ड्राइंग में इसको निरूपित किया गया है। तो ड्राइंग में इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक, यहाँ पर क्या पूछा गया, बेसिकली ड्राइंग का क्वेश्चन है। कोई हमारी स्टील प्लेट है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, 800 गुणे 1400 है। अब चूंकि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, हम इसको ड्राइंग में नहीं दर्शा सकते, तो इसके लिए हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पर बेसिकली हमारी 3 प्रकार की स्केल होती है। सबसे पहले होती है इनलार्ज स्केल, मीन्स अगर कोई हमारा छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग में बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे घड़ियों के पार्ट वगैरह हो गए, छोटी छोटी सुई वगैरह हो गई, जो कंपोनेंट हो गए मशीनों को, उसके जब हमें ड्राइंग पे आरेखन को दर्शाना होता है तो क्या करते हैं, वहाँ इनलार्ज स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फुल स्केल, मीन्स जैसा हमारा पार्ट का साइज है वैसे हमें क्या करना है, ड्राइंग में साइज दर्शा देना है। थर्ड होती है हमारी रिड्यूसिंग स्केल, जब हमारी कोई बिल्डिंग हो गई, कार हो गई, बहुत बड़े बड़े मीन्स शेप वाले कोई पार्ट हो गए, उसको हमें ड्राइंग में बनाना होता है तो क्या करते हैं, उसके साइज को हम रिड्यूस करके दिखाते हैं। तो वही हमें क्या किया गया, यहाँ पर 1:20 में यहाँ पर रिड्यूस किया गया। ठीक, कितने में, 1:20 में रिड्यूस किया गया है। मीन्स जो 800 है इसको हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, अगर आप इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। ठीक, और जो हमारा कितना है 1400 है, जब इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 140 निकल के आ जाएगा। ठीक, मीन्स हमारी 800 इंटू 1400 है, इसको हम ड्राइंग में दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 mm इंटू 70 mm हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही निकल के आता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 60 नंबर में पूछा गया है, 2 टर्नर नीड 3 days टू प्रोड्यूस 20 पीस, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 6 टर्नर टू प्रोड्यूस 30 सच पीसेस। यहाँ पर कोई 2 टर्नर हैं, ठीक, जो टर्निंग मशीन पे काम करते हैं, वो 20 पुर्जे का उत्पादन करने के लिए 3 दिन लेते हैं। मीन्स 3 दिन में 2 टर्नर 20 पुर्जे का उत्पादन करते हैं, तो 6 टर्नर 30 पुर्जे को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लेंगे, यही आपको कैलकुलेट करना है। चलते हैं इसको भी समझते हैं पीडीएफ से। तो हमारा बेसिकली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, यहाँ पर अगर हमें आदमी की संख्या, दिनों की संख्या, वर्क दिया गया हो तो हम फार्मूला प्रयोग करते हैं, m1 इंटू D1 बटा W1 बराबर m2 D2 बटा W2। ठीक, m1 पहले आदमी की संख्या, पहले टर्नर कितने थे, 2 थे, कितना दिन रहे थे, पहले 3 दिन ले रहे थे, कितना पार्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, 20 पार्ट बना रहे थे। बाद में क्या करना, हमारे पास 6 टर्नर हो जाते हैं, यहाँ पर कितने दिन लेना हमें निकालना है, कितने पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, 30 पार्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो 20 को हम कैंसिल करेंगे 10 से तो 2 आ जाएगा, 30 को कैंसिल करेंगे 3 से तो 30 को कैंसिल करेंगे 10 से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर 6 को हम कैंसिल करेंगे 3 से तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा इस साइड में क्या बचता है, 3 बचता है, और इस साइड में हमारा 2D बचता है। तो 2D बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, तो D बराबर 3/2 हो जाएगा, मीन्स 1.5 निकल के आ जाएगा। मीन्स अगर हमारे 2 टर्नर 3 दिनों में कितने पार्ट का उत्पादन करते हैं, 20 पार्ट का उत्पादन करते हैं, तो हमारे 6 टर्नर 1.5 दिन में क्या करेंगे, 30 पार्ट का यहाँ पर प्रोड्यूस, वो मीन्स उत्पादन कर देंगे। ठीक, यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका दोनों पक्ष क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1.5 डे, ऑप्शन नंबर ये में मिल जाता है, तो 1.5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। कोई एक हमारा आयत है, एक आयत कुछ इस शेप में होता है, यहाँ पर जो आयत की चौड़ाई है उसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर उसकी लंबाई कितनी हो, x हो, तो जो हमारी चौड़ाई होगी ये कितनी होगी, x माइनस 10 होगी। ठीक, मीन्स जितनी हमारी लंबाई होगी उससे क्या होगी, 10 ये क्या होगी, कम होगी। ठीक, अब उसका पेरीमीटर हमें 60 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। परिमाप के लिए इसमें हमारी 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है, तो फार्मूला क्या हो जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला होता है पेरीमीटर का, जो कि हमें 60 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, हमें उसकी विड्थ आयत की निकालनी है। तो हम मान लेते हैं, लेट कंसीडर दैट जो लेंथ है वो कितना है, आयत का x सेंटीमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, पेरीमीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब 2 से 60 को कैंसिल आउट करेंगे तो 30 बचेगा। लेंथ के स्थान पे हमने x पुटअप कर दिया, विड्थ के स्थान पे x माइनस 10 पुटअप कर दिया, x और x मिलके 2x हो गया।
30 में है, जब हम इधर 10 माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 30 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू 40 है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 20 निकल के आ जाएगी। और ये x हमारा है क्या, x है लेंथ, तो लेंथ हमारा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। हमें पता है विड्थ हमारी क्या है, लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है, तो विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ से विड्थ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर उस रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी। 62 नंबर क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 792/7 क्यूबिक सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी। कोई एक हमारा गोला है, गोले का आयतन कितना दिया गया है, 792/7 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें पता करना है जो गोला है इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी आर रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है जो स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू हमें 792/7 दी गई है। इसी के बराबर करके हमें यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 792/7 सेंटीमीटर क्यूब है। स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, इक्वल टू 792/7। पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे 22/7 हो जाएगी। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। इधर है 792 हमारा बचेगा। जब हम 88 से 792 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 को फिर हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो टोटल हो जाएगा 27। तो जो हमारा यहाँ से निकल के आया, क्या निकल के आया कि आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, 27 है। ठीक, अब 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी बचेगी, 3 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर उस गोले का हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, सॉरी रेडियस उस गोले का कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, इफ फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 15। कोई हमारे 3 विषम संख्याएं हैं, क्रमिक विषम संख्याएं हैं, उनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है कि गुणनफल कितना होगा, जबकि उनका योगफल कितना है, 15 है। अब आपको यहाँ समझना है क्रमिक विषम संख्याएं कैसी होती हैं। मान लीजिए अगर पहली हमारी विषम संख्या 1 है, तो दूसरी विषम संख्या क्या होती है, 3 होती है, फिर उसके बाद कौन सी होती है, 5 होती है। तो इनके बीच गैप कितना होता है, अगर हम पहली संख्या को दूसरे से कंपेयर करें तो 2 का गैप है, और अगर हम पहले को तीसरे से कंपेयर करें तो कितना का गैप है, 4 का गैप है। तो अगर हम पहला क्या माने, x माने, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, और तीसरा कितना हो जाएगा, x+4 हमारा हो जाएगा। तो इसी फंडे का प्रयोग करके हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो हमने मान लिया कि पहला नंबर हमारा क्या है, x है, दूसरा x+2 है, और तीसरा x+4 है। अब इन तीनों का जो सम है किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो यहाँ से x और x मिलके कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2 और 4 मिलके 6 हो जाएगा। 15 में से 6 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 3x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 9 के बराबर हो गई। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। मीन्स जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर क्या माना था, x माना था। सेकेंड नंबर हमने क्या लेट किया था, x+2, तो दूसरा हमारा हो जाएगा x+2 मीन 3 + 2 5 हो जाएगा। तीसरा हमने माना था x+4, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 निकल के आ जाएगा। मीन्स पहला हमारा 3 है, दूसरा 5 है, और तीसरा हमारा क्या है, 7 है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो 3 + 5 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 7 15। यही हमारे क्वेश्चन में बोला गया था। हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए 3 5 और 7 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से हमारा निकल के आया जो x प्रथम नंबर, फर्स्ट नंबर था 3, सेकंड 5 और थर्ड हमारा कितना है, 7 है। अब इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15, 15 से बन जा 1015, 105 टोटल आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 63 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए कितना हो जाएगा, 105 आपका आंसर 105 निकल के आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 64 की तरफ। 64 में पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पुली ऑफ 150 mm
डायमीटर माउंटेड ऑन ए मोटर शाफ्ट। अब जो हमारी मोटर शाफ्ट पर माउंटेड होती है वो कौन सी पुली होती है, हमारी ड्राइवर पुली होती है। तो इसका डायमीटर कितना है, 150 mm है। रन कितने कर रही है, 1440 मीन 1440 1440 आरपीएम से हमारी ड्राइवर पुली रन कर रही है। अब जो दूसरी पुली हमारी मशीन पर फिट है, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द पुली कनेक्टेड टू ग्राइंडिंग व्हील, मीन जो ग्राइंडिंग व्हील पर जो हमारी ड्राइवर पुली है, सॉरी जो ड्रिवन पुली है वो माउंट है, उसके डायमीटर को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और उसका आरपीएम कितना दे रखा है, 2400 आरपीएम दे रखा है। क्या दिया गया है, जो हमारी ड्राइवर पुली मोटर पे लगी है उसका डायमीटर 150 mm है, तो मतलब ये हमारा D1 हो जाएगा। 1440 आरपीएम से घूम रही है, N1 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो ग्राइंडिंग व्हील पे पुली है उसकी हमें डायमीटर को निकालना है, जबकि उसका आरपीएम कितना है, 2400 आरपीएम दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ड्राइवर पुली का व्यास 150 mm मान लेते हैं, D1 हो गया। ड्राइवर पुली का हमें आरपीएम 1440, N1 हो गया। D2 हमें डायमीटर निकालना है ड्रिवन पुली का, जबकि उसका आरपीएम जो हमारी ड्रिवन पुली है उसका आरपीएम कितना दे रखा है, तो ड्रिवन पुली का आरपीएम 2400 आरपीएम दे रखा है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है D1 अपान D2 बराबर N2 अपान N1 होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, D1 अपान D2 बराबर N2 अपान N1। या फिर इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, D1 इंटू N1 बराबर D2 इंटू N2 निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर हम ड्राइवर पुली के डायमीटर और आरपीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ड्रिवन पुली के डायमीटर और उसके आरपीएम की मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला फाइंड आउट करें किसको निकालने के लिए, D2 को निकालने के लिए, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, D1 इंटू N1 अपान N2। हमें D1 की वैल्यू 150 पता है। ठीक, D1 की वैल्यू कितनी, 150 है। N1 कितना है, N1 हमारा 1440 है। इसके साथ साथ हमारा N2 दे रखा है, 2400 दे रखा है। जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 15 गुणे 144 बटा 24 बचा। कितना बचा हमारे पास, 15 गुणे 144 और अपान कितना, 24। तो अगर हम क्या करेंगे, 24 को 8 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बचेगा। 144 को 8 से कैंसिल आउट करेंगे 18 बचेगा। अब 15 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे 5 आ जाएगा। तो 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल 90 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैलकुलेशन, तो D2 बराबर कितना निकल के आ गया, 90 निकल के आ गया। मीन जो हमारी ड्रिवन पुली है उसका डायमीटर कितना है, 90 mm उसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो थीटा की वैल्यू चाहे जितनी रख दिया है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक आप थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, चाहे जो आपकी थीटा की वैल्यू दी रखी हो। ठीक, कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ पर पूछते हैं इफ थीटा बराबर 45 डिग्री या थीटा बराबर 60 डिग्री, या दे देते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू चाहे जो दी गई हो, वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की तरफ। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट, हिंदी में क्या दिया गया है, एसआई यूनिट में बल आघूर्ण की यूनिट क्या होती है। बल आघूर्ण जिसे इंग्लिश में मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे उसके लंबवत दूरी, मींस फोर्स इनटू रेडियस। ठीक, उसका रेडियस कितना है और फोर्स कितना हम लगा रहे हैं, जैसे दरवाजा होता है हम खोलते हैं, कितने रेडियस में घूम रहा है, कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो वही हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है एसआई में, और इसकी रेडियस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो टोटल हमारी क्या निकल के आ जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर, यूनिट हमारी निकल के आ जाएगी टॉर्क की। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, टॉर्क की एसआई यूनिट हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, डेंसिटी मीन्स घनत्व जिसे या सघनता कहते हैं, किसी बॉडी का घनत्व या सघनता क्या होती है। तो हमें पता है घनत्व या डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, मीन्स उसका द्रव्यमान कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है। अगर हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या निकल के आ जाता है, हमारे पास घनत्व निकल के आ जाता है। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
यहाँ से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही निकल के आ जाता है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स एक यूनिट मास का कितना वॉल्यूम है वो उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। ठीक, रो इक्वल टू एम अपान बी, यहाँ से हमारा मास अपान वॉल्यूम निकल के आ जाता है घनत्व। कई बार पूछा जाता है जो हमारा आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व होता है उसकी इकाई क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेंसिटी, ठीक, अपान 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे वाटर की डेंसिटी होती है इसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो दोनों डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाती है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर, यहाँ पर पूछा गया था मैकेनिकल एडवांटेज इन ए सिंपल मशीन इज डिफाइंड एज। इस मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ को सिंपल मशीन सरल मशीन में कैसे परिभाषित करते हैं। बेसिकली सिंपल मशीन क्या होती है, एक ऐसी मशीन जिसमें हम कम से कम हम क्या लगाएं, एफर्ट लगाएं, कम से कम फोर्स लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्य करें, वही हमारी क्या होती है, सिंपल मशीन होती है। अब इसमें हमें निकालना है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड अपान एफर्ट, मीन्स कम से कम बल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोड को उठाना, वही क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। जैसे आप स्क्रू जैक वगैरह को देखे होंगे, जो 4 व्हीलर वगैरह की मीन्स गाड़ियों को उठाते हैं, बॉडी को नीचे स्क्रू जैक लगाते हैं, तो क्या करते हैं, सिंपल से हैंडल के द्वारा उसको घुमाते हैं और पूरी गाड़ी को क्या करता है, स्क्रू जैक उठाता है। तो किसका एग्जाम्पल है वो, एक सिंपल मशीन का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड अपान एफर्ट। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, लोड अपान एफर्ट क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू, वायुमंडलीय दाब किसके समान होता है। दाब बराबर क्या होता है, बेसिकली दाब क्या होता है, तो दाब आप सभी को पता होगा, मीन्स प्रेशर पी बराबर क्या होता है, एफ अपान ये होता है, मीन्स एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक, किसी एकांक क्षेत्रफल पर अगर आपका एकांक फोर्स कार्य कर रहा है तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, प्रेशर होता है। तो प्रेशर मीन्स पी बराबर क्या होता है, एफ अपान ये, फोर्स अपान एरिया, फोर्स की यूनिट हो जाती है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो इसकी एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को पास्कल के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक पास्कल के नाम पर दिया गया था। ठीक है, अब पास्कल सीजीएस में जब हम पास्कल को कन्वर्ट करते हैं तो सीजीएस में उसकी यूनिट क्या होती है, बार होती है। तो वहाँ पर हमारा एक बार बराबर किसके हो जाता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एक बार बराबर किसके, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, या फिर एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे बेसिकली पूछा क्या गया कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, तो एक वायुमंडलीय दाब हमारा बराबर होता है एक बार के। ठीक, किसके बराबर होता है, एक बार बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक एटीएम हो जाएगा। एक वायुमंडलीय दाब हमारा एक बार के बराबर होता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेग किसके परिवर्तन की दर होती है। तो इस सारे क्वेश्चन को डिटेल से समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन लिंक में वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो साइंस मास्टर क्लासेस है उसकी लिंक दी गई है। आप पर नियर अबाउट 25 वीडियोस अपलोड हैं, आप उसको जा करके इन सारे कंसेप्ट को डिटेल में देखकर समझ सकते हैं। वैसे अगर यहाँ हम बात करें कि वेलोसिटी क्या होती है, मीन्स वेग क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें होती, एक होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। ठीक, अब हमारे पास दो चीज़ें इधर भी होती है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर दूरी के परिवर्तन की बात की जाए, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज नोन एज स्पीड। अगर दूरी के परिवर्तन है, मीन्स समय के साथ साथ दूरी में परिवर्तन होता है, तो हमारी चाल होती है। और जब बात किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के परिवर्तन की दर, तो हमारी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ठीक, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या होती है, वेलोसिटी कहलाती है। और अगर बात की जाए दूरी के परिवर्तन की दर क्या होती है, हमारी चाल कहलाती है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है इफ चिप इज फॉलोइंग आउट कंटिन्यूअसली थ्रू वन लिप ओनली ड्यूरिंग ड्रिलिंग द पॉसिबल रीजन इज। मीन्स ड्रिलिंग करते समय हमारे पास बेसिकली दो लिप होते हैं। यहाँ पर ड्रिलिंग करते समय
चिप केवल एक ही लिप से लगातार निरंतर निकल रही, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जब होता है, दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति क्या होती है? जब हमारा ड्रिल ब्लंट हो जाता है, उस स्थिति में जब हम ड्रिल को ग्राइंड करते हैं, तो अगर हमारा लिप दोनों प्रॉपरली ग्राइंड नहीं किया गया, मीन्स एक लिप छोटा है एक लिप बड़ा हो गया है, तो हमारा क्या होगा? जो यही वाला लिप, बड़ा वाला लिप होगा, यही कटिंग का काम करेगा घूर्णन करते समय, और छोटा वाला लिप हमारा संपर्क में नहीं आएगा, तो इसी से कंटिन्यूअस चिप फ्लो होती रहेगी। तो पहली है कि मीन्स चिप की असमान लंबाई होती, अनइक्वल लेंथ ऑफ चिप। और दूसरा क्या होता है? अगर इनका एंगल भी प्रॉपर नहीं है, मीन्स ग्राइंड करते समय इनका प्रॉपर एंगल नहीं हमें पता होता है, स्टैंडर्ड 118 डिग्री होता है, तो दोनों का अगर देखा जाए तो एंगल कितना होना चाहिए? एक्सिस से इनका एंगल 59 इंटू 59 डिग्री। यहाँ पर अगर हम एक्सिस से देखें तो इनका एंगल इधर भी 59, इधर भी 59 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, ड्रिल को ग्राइंड करते समय इनका एंगल प्रॉपर नहीं बन पाता है। अगर ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, मीन्स अनइक्वल लिप एंगल हो गया, तो भी क्या होता है, जिसका लिप एंगल ज्यादा होगा वही हमारी संपर्क में आएगी, और दूसरी लिप हमारी संपर्क में ही नहीं आएगी, मीन्स जो कटिंग सरफेस होता है, तो हमारी एक ही लिप से लगातार चिप कंटिन्यूअसली निकलती रहेगी। तो यहाँ से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? असमान लिप एंगल, अनइक्वल लिप एंगल, या फिर कह सकते हैं अनइक्वल लेंथ ऑफ लिप, ठीक। दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आता है? ऑप्शन नंबर ए निकल के आता है। लिप एंगल अगर असमान नहीं है, मीन समान नहीं है, या लिप की जो लंबाई हो भी बराबर नहीं है, तो चिप जो होगा हमारा एक ही लिप से कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 72 नंबर पूछा गया है। 512 mm, sorry, calculate the RPM for a high speed drill 512 mm to cut aluminium. The cutting speed for aluminium is 50 मीटर पर मिनट। यहाँ पर हमें क्या करना है? कोई एल्युमिनियम का वर्क पीस है जिसको काटने के लिए 12 mm का हाई स्पीड स्टील का ड्रिल प्रयोग किया गया है। हमें करना क्या है? आरपीएम कैलकुलेट करना है। यदि कटिंग स्पीड एल्युमिनियम के लिए कितनी है? 50 मीटर पर मिनट दी गई है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? आरपीएम कैलकुलेट करना है। हमें क्या दिया गया है? ड्रिल का डायमीटर डी बराबर दिया गया है 12 mm यहाँ पर, और दूसरा एल्युमिनियम के लिए जो कटिंग स्पीड वी है उसकी वैल्यू कितनी है? 50 मीटर पर मिनट, ये हमें वैल्यू दी गई है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? आरपीएम कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कटिंग स्पीड वी बराबर क्या होता है? पाई डी एन अपान 1000 मीटर पर मिनट, ये हमारी क्या होती है? कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है। अगर यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी? पी इंटू 1000 अपान पाई डी निकल के आ जाएगी। एन का फार्मूला क्या आ जाएगा? कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपान पाई इंटू डी, ठीक। तो ये हमारा आरपीएम का फार्मूला निकल के आ जाएगा। हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, हमें सारी वैल्यू पता है। कटिंग स्पीड हमें कितना है? 50 पता है, इंटू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, अपान हमें क्या पता है नीचे? पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी, और क्या दिया गया है? हमें डायमीटर दिया गया कितना? 12 mm दिया गया है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, तो अगर आपके पास कैलकुलेटर एग्जाम में तो अलाउ होता नहीं है, तो वहां पर हमें क्या करना होता है? अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना होता है। अप्रोक्सीमेट देखना होता है कि कितना आएगा, क्योंकि अगर आप सॉल्व करने जाएंगे किसके तरफ, पूरा एक्यूरेट सॉल्व करने जाएंगे, तो शायद आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम 50 को कैंसिल आउट करें किससे? 12 से, तो हमारा 12 चौके 48 मीन्स 4.16 के समथिंग यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा? 4.16 के समथिंग निकल के आ जाएगा। अब यहाँ नीचे 3.14 है, तो 3.14 से जब हम 4.16 को कैंसिल करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? नियर अबाउट हमारा निकल के आ जाएगा 1.3 और समथिंग निकल के आ जाएगा, ठीक। क्या हमने क्या, एक बार फिर से समझिएगा, हमारे पास क्या था? आरपीएम बराबर था यहाँ पर 50 इंटू 1000 अपान में हमारे 3.14 और गुणे 12 था। 50 को हमने कैंसिल किया 12 से, लगभग कितना आया? तो ये लगभग 12 चौके 48, 4.1 के समथिंग निकल के आ जाएगा। ऊपर 4 पॉइंट है, नीचे 3.14 है। अगर इन दोनों को हम आपस में कैंसिल करें तो ये लगभग कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग निकल के आ जाएगा। लेटस 1.2 या 1.3 के करीब निकल के आ जाएगा, ठीक है। चूंकि 13 क्या होता है? 39, लगभग आपका 1.3 निकल के आ जाएगा। अब 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना निकल के आएगा? 1300 निकल के आ जाएगा, मीन्स 1300 के आसपास निकल के आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 332 बहुत कम है, दूसरा 4163 बहुत ज़्यादा हो गया, चौथा देखा जाए तो 663 ये भी कम हो गया। सी नंबर हमारे पास क्या दिया गया? 1326 दिया गया है, और हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट किया, कितना आया था? 1300 आया था।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि जब हमें वैल्यू दी होती है पॉइंट में तब हमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट ना करके एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप पॉइंट में वैल्यू नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेविंग होगा और आप इजीली दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1326 निकल के आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नाइट राइडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, नाइट राइडिंग बेसिकली क्या होती है, तो नाइट राइडिंग एक केस हार्डनिंग की प्रोसेस होती है। ठीक, क्योंकि एनीलिंग, हार्डनिंग, हीट ट्रीटमेंट ये तीनों ऑप्शन मैच नहीं करते। मैच करता हमारा केस हार्डनिंग, जो भी हमारे लो कार्बन स्टील होते हैं, लाइक जिसमें 0.3% से कार्बन की मात्रा कम होती है, लाइक माइल्ड स्टील वगैरह हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके सरफेस को हार्ड करने के लिए इसके सरफेस पे कार्बन की परसेंटेज की मात्रा बढ़ाते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, केस हार्डनिंग होती है। अगर हम कार्बन की जगह क्या करें, नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा बढ़ाएं, तो हमारी क्या कहलाती है, नाइट राइडिंग कहलाती है। पूछा जाता है नाइट राइडिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो प्रयोग की जाती है NH3, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है नाइट राइडिंग ऑपरेशन करते समय। बट बेसिकली क्या है, ये केस हार्डनिंग की ही प्रोसेस होती है, जिसमें केस को हम क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए 74 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया साइन 60 डिग्री का मूल्य कितना है, वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, 1.732 अपान 2। जब 2 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.867 के समथिंग निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मैच करा, 0.866 हमारा साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। यही वैल्यू किसकी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है साइन 60 के। तो अगर आप किसी भी पेपर को देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको साइन cos 10 के 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच की वैल्यू पता होनी चाहिए। कई बार इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट 75 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x की वैल्यू हमें 0 दी गई है, y की वैल्यू 5/2 दी गई है, तो हमें x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर बात की जाए x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अलजेब्रा में जब आप जाएंगे तो सबसे पहला फार्मूला, सबसे पहली सर्वसंख्या आपको यही पढ़ने को मिलती है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर यही होता है कि x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला किसका फॉर्म है, शॉर्ट मीन्स ये किसका विस्तृत रूप है, x प्लस वाई का ये क्या है, होल स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारा निकल के आता है x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 दी गई है, y की वैल्यू कितनी दी गई है, 5/2 दी गई है। तो इसी को हमें जोड़ करके क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो जब आप 0 को किसी में जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही रह जाएगी। 5/2 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, 5/2 ही रह जाएगा। 5/2 का हमें क्या करना, स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, 25/4, 25/4, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें 75 क्वेश्चन थे, क्योंकि आज हमने 57 से लेकर के 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन। तो ये हमारा पेपर था LPSC लिक्विड प्रपोर्शन सिस्टम सेंटर, एग्जामिनेशन डेट 4/3/2018, जिसको हमने 3 वीडियो में कंप्लीट किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि जो भी इसरो के एग्जाम होते हैं, अपकमिंग एग्जाम होने वाले, उसमें नियर अबाउट इसरो क्या करता है, 60 to 65% जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो ये सारी जो वीडियो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। अगर कोई सजेशन होता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। PDF को प्राप्त करने के लिए, डिटेल डिस्कस करने के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय।